हेलो एंड गुड इवनिंग एंड वेलकम टू थिंक एसएससी। आप सभी का थिंक एसएससी के एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। क्लास लाइव हो गई है ना? क्लास लाइव हो गई है, एक बार प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। प्रीति आ चुकी हैं, कोमल पांडे, चांदनी यादव, रश्मि, अजय कुमार, मीना, पंकज, राम बच्चन कुमार, ऐश्वर्या, उसके बाद हैं कुमकुम सिंह। क्लास लाइव हो गई है ना बच्चों? एक बार प्लीज बता दो, यस कह दो। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो प्लीज एक बार यस बोलिए। ओके, कमल पांडे जी का भी नाम ले लेते हैं भाई, अंशु मिश्रा का भी ले लेते हैं। सब खुश रहो, सब खुश रहो। हाँ जी बताओ, जल्दी बताओ। क्लास ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट कर दें अपन। ओके जी मैम, बहुत बढ़िया, चलो। ओके, समझ में आ गया मुझे कि सब ठीक चल रहा है, मुझे बता दिया। यस मैम लाइव है। चलो फिर आओ, फिर स्टार्ट करें अपनी लास्ट क्लास। कहाँ छोड़ी थी हमने? कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। कल क्लास ना होने का रीजन कोई ऐसा नहीं है, टेक्निकल एरर आ गया था जिसकी वजह से क्लास ऑफ करनी पड़ी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग सभी को, नमस्ते, जय हिंद, सत श्री अकाल। ठीक है, स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। ओके बच्चों, आ जाओ। अमित कुमार, चांदनी यादव, राहुल, पंकज, अंशु, सब चलो भाई, ऑल क्लियर। हाँ जी, हम क्या पढ़ रहे थे? हम साइटोलॉजी चैप्टर पढ़ रहे थे। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब कोशिका विज्ञान। कितना कुछ पढ़ लिया था हमने। पढ़ा था सेल क्या होती है, कितने टाइप की होती है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए और आरएनए। इतनी बात पढ़ ली थी ना। उसके बाद डीएनए के साथ कौन जुड़ जाता है? प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। और डीएनए के साथ जब हिस्टोन प्रोटीन जुड़ते हैं तो वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, और इन्हीं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र कहते हैं। ये बात हम लास्ट क्लास में आपको बता चुके थे कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। इस तरीके से धागे नुमा संरचनाएं होती है जो हमेशा पेयर्स में होती हैं, सिंगल कभी नहीं होगा, जोड़ी में होगा हमेशा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम हमेशा किस में होगा? पेयर यानी जोड़ी में होगा। और जब बात करते हैं क्रोमोसोम ह्यूमन बॉडी में कितने होते हैं? मनुष्य के शरीर में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स। और पेयर्स का मतलब क्या हो गया बच्चा? टोटल 46। टोटल क्रोमोसोम पूछे तो 46, पेयर्स में पूछे तो कितना आप बताएंगे बच्चा? वो 23 पेयर्स हो गए हैं। ठीक है, चलो अब सुनो जरा ध्यान से। ये जो क्रोमोसोम है हमारी बॉडी में, हमारे शरीर के अंदर, जो हमारी आप सेल्स को निकाल के देखोगे तो उसमें कितने पेयर क्रोमोसोम दिखेंगे आपको? 23 पेयर क्रोमोसोम दिखेंगे। अब बच्चों एक बात बताओ कि ये जो 23 पेयर क्रोमोसोम्स है, इनको हमने कितनी कैटेगरी में लास्ट क्लास में बांट दिया था? 2 कैटेगरी में। यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्रों को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पे आते हैं, उनको बोलते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स हिंदी में सेम नाम है ऑटोसोम्स, या तो ऑटोसोम लिख दो या ऑटोसोम्स, एस लगा दो, ठीक है। और दूसरे टाइप के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एलोसोम्स, और हिंदी में भी एलोसोम्स हो जाएगा। 2 टाइप के क्रोमोसोम्स हैं हमारे बॉडी में, एक ऑटोसोम्स, एक एलोसोम्स। अब बड़ी ध्यान से गौर फरमाइएगा। ऑटोसोम्स क्या होते हैं? ऐसे क्रोमोसोम्स जो लड़का लड़की में सेम है, जो लड़का और लड़की में एक जैसे क्रोमोसोम है, सेम है। सेम का मतलब एक जैसा। वो क्रोमोसोम्स जो मेल और फीमेल की सेल्स में एक जैसे होते हैं, कॉमन होते हैं, जिनका काम एक जैसा है, जिनकी स्ट्रक्चर एक जैसी है, उनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं। जिनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं। और वो क्रोमोसोम जो लड़का और लड़की में डिफरेंट है, डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग है, डिफरेंट है, जो दिखने में भी अलग होंगे और काम भी अलग करेंगे, भैया सीधी सी बात है, अलग है तो उनको हम एलोसोम्स कहते हैं। तो एग्जाम में आ जाए कि लड़का और लड़की के शरीर में जो एक जैसे क्रोमोसोम्स है उनको क्या बोलेंगे हम? ऑटोसोम्स। और जो डिफरेंट हैं उनको एलोसोम्स। ऑटोसोम्स कितने पेयर होते हैं? 22 पेयर्स। 22 पेयर्स का मतलब हो गया टोटल कितने हो गए? 44। बच्चा 22 पेयर्स यानी 22 जोड़ी क्रोमोसोम लड़का लड़की में एक जैसे होते हैं, एक जैसे आएंगे, एक जैसा काम करेंगे, और इनका सालों साल से यही चलता आ रहा है और आगे भी यही चलता रहेगा। अब ऐसे क्रोमोसोम जो डिफरेंट हैं वो कितना पेयर है? वो एक ही पेयर है, एक ही जोड़ी है। और एक पेयर का मतलब कितना हो गया? 2 क्रोमोसोम। यानी कि 2 क्रोमोसोम लड़का लड़के के अलग अलग होते हैं।
भाई 44 तो एक जैसे हैं, होने चाहिए 46, दो अलग अलग हो गए, यानी एक पेयर अलग अलग हो गया। अब ये अलग अलग कैसे होता है वो भी सुन लो। मेल का मतलब हो गया नर शरीर यानी लड़का, लड़कों में ये क्रोमोसोम रहते हैं X, Y नाम से, और लड़कियों में, फीमेल्स में, मादाओं में, महिलाओं में ये क्रोमोसोम्स रहते हैं X, यानी कि मेल एलोसोम क्या हो गए XY और फीमेल एलोसोम क्या हो गए X और X हो गए। इसका मतलब मैम आप ये कहना चाह रही हो कि अगर कोई लड़का है तो उसकी सेल्स में क्रोमोसोम कैसे दिखेंगे 44 प्लस XY, ये लड़कों के क्रोमोसोम से, बिल्कुल सही सुना। अगर कोई गर्ल है, कोई लड़की है तो 44 प्लस XX ऐसा दिखेगा, बिल्कुल सही सुना, बिल्कुल सही सुना। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे अब होता क्या है, होता क्या है कि जब कोई बच्चा बन रहा होता है मां के वूम्ब में, यानी मां के गर्भाशय में, जब कोई बच्चा बन रहा होता है तो उसमें बच्चे के अंदर किस तरीके से उसका जेंडर डिटरमाइंड होता है, यानी कि उसका लिंग निर्धारण कैसे होता है कि वो लड़का आगे चल के लड़की होगा या लड़की हो, जन्म होगा तो लड़का होगा या लड़की होगा, है ना। तो सुनो जरा, ये वाले क्रोमोसोम तो एक जैसे हैं, 44 तो आएंगे आएंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, है ना, 44 तो आएंगे आएंगे। अब क्या होता है, उसमें दो क्रोमोसोम की कमी है, 44 तो आएंगे ही आएंगे भाई, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, 44 आने ही आने हैं। अब दो में से एक पापा, मेल का मतलब क्या हो गया यहाँ पे पापा, फादर आपके, ठीक है, पिताजी, तो एक पापा से आएगा और एक फीमेल, फीमेल का मतलब मम्मी, माताजी, मम्मी से आएगा, ठीक है। तो होता क्या है, मान लो यहां से पापा का आ गया X, ये वाला X, ठीक है, और मम्मी का भी ये X आ गया, तो XX आते ही इस 44 के साथ XX जुड़ गया, तो होने वाला बच्चा क्या हो जाएगा, होने वाला बच्चा बेबी गर्ल हो जाएगी। अब मान लो यहां से मम्मी का X आ गया और पापा का Y आ गया, तो होने वाला बच्चा क्या हो जाएगा 44 प्लस XY, तो ये बच्चा क्या बेबी बॉय यानी लड़का पैदा हुआ है। थाली बजा दो, समझ रहे हो आप। तो इसका मतलब आप मेरे क्वेश्चन का आंसर करोगे सभी लोग, किसके क्रोमोसोम डिसाइड कर रहे हैं कि होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की, बताओ जरा, किसके क्रोमोसोम, मेल के यानी पापा के, फादर के क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं लड़का होगा या लड़की। यानी कि जो मेल के X और Y क्रोमोसोम्स होते हैं इन्हीं को हम कहते हैं जेंडर डिटरमाइंड क्रोमोसोम्स, और जेंडर डिटरमाइंड क्रोमोसोम्स का मतलब होता है बच्चा लिंग निर्धारक गुणसूत्र। ऐसे गुणसूत्र जो बच्चे का लिंग निर्धारण करेंगे, जो बताएंगे बच्चा क्या होगा, लड़का पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा, समझ गए भाई। मम्मी में तो दोनों ही कॉमन है XX। अब वो बात अलग है, हमारा समाज औरतों को गाली देता है कि तुमने लड़की पैदा कर दी, तुमने 4 लड़की पैदा कर, तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे, तुम्हें जला देंगे, तुम्हें भगा देंगे, तुम्हें मायके भेज देंगे। ये सब होता है कम साइंस और कम पढ़ाई लिखाई की वजह से। आपको कहीं भी दिख रहा है कि लड़की किसी भी प्रकार से दोषी है कि उसने लड़की पैदा कर दी, तो है ना। तो ये हमारे समाज की ऐसी अवधारणाएं हैं जो बिल्कुल गलत है, जो बिल्कुल बेसलेस हैं। लड़कों को पकड़ के मारना चाहिए, उनको घर से भगाना चाहिए कि उसने लड़की पैदा करी है। तो अगर आपके आसपास कहीं ऐसी चीज हो भी रही होती है ना, तो उसको आप देखिए, उसका सामना करिए, उसको रोकिए, बोलिएगा कि इसमें लड़की की कोई गलती नहीं है कि लड़की हुई है या लड़का हुआ है। लड़का हुआ तब भी लड़की का कोई उसमें हाथ नहीं है। हाथ किसका है, इन क्रोमोसोम्स का, और इन्हीं क्रोमोसोम्स को, मेल क्रोमोसोम्स को ही हम कहते हैं लिंग निर्धारण गुणसूत्र। ओके, जेंडर डिटरमाइंड क्रोमोसोम्स। और ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये एग्जाम से क्वेश्चन आता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम 2 जेंडर तो हो गया, मेल फीमेल हमें पता लग गया, अब जो थर्ड जेंडर, जिसको हमारे इंडिया में भी मान्यता मिल चुकी है थर्ड जेंडर को, वो कैसे बन जाता है। अब जब ये बच्चा बन रहा था, उस बच्चे के क्रोमोसोम में कुछ गड़बड़ हो गई। कैसे, मान लो यहां तक तो ये बेबी गर्ल थी, अब इस गर्ल में एक और क्रोमोसोम आके Y जुड़ गया, Y जुड़ गए, पापा से दोनों ही आ गए XY एक बारी में। ये Y करेक्टर लाएगा लड़कों वाले,
तो इसमें लड़की और लड़का दोनों के कैरेक्टर आ जाएगा और ये बन जाता है फीमेल ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर भी दो होते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, ठीक है। जब फीमेल के क्रोमोसोम में गड़बड़ होके मेल वाला क्रोमोसोम आ गया तो वो फीमेल ट्रांसजेंडर होंगे। और दूसरा, यहां तक ये लड़का बन रहा था लेकिन एक और आके एक्स क्रोमोसोम जुड़ गया तो एक्स वाला डोमिनेट करेगा लड़कियों के कैरेक्टर को, तो इसमें लड़कियों के भी लक्षण आ गए, तो ये मेल ट्रांसजेंडर हो गया। ये ट्रांसजेंडर, ये थर्ड जेंडर बन गया, जिसको आप किन्नर कहते हो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, किन्नर कहते हैं। ये भी जेंडर है, जेंडर तो है ना, जैसे हमारा मेल फीमेल जेंडर है वैसे थर्ड जेंडर है, ट्रांसजेंडर भी जेंडर ही है। अब थोड़ा सा आप लोग जानते हैं कि हमारा समाज उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। एक बात हमेशा याद रखना कि नॉर्मल पेरेंट से ही थर्ड जेंडर पैदा होता है, नॉर्मल पेरेंट्स से ही ट्रांसजेंडर बच्चा पैदा होता है। अब ये जब बच्चा होता है तो ये आ जाते हैं इनके कम्युनिटी वाले, वो ले जाते हैं बच्चे को जन्म होते ही, या आजकल तो ना पेट में ही पता लग जाता है। बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जिसे डॉक्टर बता देता है कि देखो आपका बच्चा अबनॉर्मल है। अबनॉर्मल का मतलब उसके जेंडर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकलने वाली है, तो ये लोग पहले से ही कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। अब कुछ लोग तो उस समय अबॉर्ट करवा देते हैं बच्चे को, जो बिल्कुल गलत है। अबॉर्शन से अच्छा है यार आप लोग अपने जो बच्चा थर्ड जेंडर पैदा हो गया है उसको, इनकी जो कम्युनिटी है उन लोगों को आप दे दो, वो लोग बहुत अच्छे से अपना एक साथ मिलजुल के रहते हैं। और आजकल तो ट्रांसजेंडर आप देख रहे हो, आईपीएस, इंडिया में तो फर्स्ट आईपीएस ट्रांसजेंडर बन चुकी है। और क्या कहते हैं, ट्रेन ड्राइवर से लेकर, डॉक्टर से लेकर, टीचर से लेकर, थर्ड जेंडर बहुत कमाल का कर रहा है। सैल्यूट है उन लोगों को। और इन लोगों के साथ प्लीज अच्छे से पेश आया करें, क्योंकि जैसे हम लोग हैं वैसे ही उनका एक जेंडर है, अच्छे से रहें, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? ओके, चलिए। तो मैंने कहा, अब आप कहोगे मैम कि ये जो बच्चा है इसमें कैरेक्टर किसके आएंगे? भाई दोनों के आएंगे ना कैरेक्टर, तो दोनों से क्रोमोसोम आ रहे हैं, माँ से भी आए पापा से भी आए, तो लक्षण तो इन बच्चों के अंदर माँ पापा दोनों के ही आएंगे ना। यही तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि डीएनए हम क्यों मैच करते हैं। डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़ा तो क्रोमोसोम बना, और क्रोमोसोम आप में आ गया, आप इन्हीं माँ बाप के तो बच्चे हो। तो आपका डीएनए और इस क्रोमोसोम के ऊपर जो डीएनए है, इस डीएनए को निकाल के आपका मैच कर लेंगे तो आप अपने माँ बाप की औलाद हो। तो इस तरीके से आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये क्रोमोसोम्स इस तरीके से काम करते हैं। अब अच्छा, क्रोमोसोम्स का नंबर सब में अलग अलग होता है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, मटर के पौधे में 7 होते हैं, है ना, चिंपैंजी में 24 पेयर होते हैं। ऐसे आप नेट से भी सर्च कर लोगे, नोट्स में आपको मिल जाएगा, कुत्ते में कितने होते हैं, बिल्ली में कितने होते हैं, खरगोश में कितने होते हैं, हाथी में कितने होते हैं। ये सब आप खुद से याद कर लोगे, मेरे को इतना ये फैक्चुअल लिखवाने के यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। जो समझाने वाली चीज है वो मैंने समझा दी कि मेल फीमेल और थर्ड जेंडर कैसे बन जाता है, ऐसे बन जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। अब इस बच्चा तो पैदा हो गया, लड़का हो लड़की हो। अब ट्विंस कैसे हो जाते हैं वो थोड़ा सा अलग है, तो अलग बात करेंगे, ठीक है, वो अलग बात होगी अभी, क्योंकि ट्विंस में क्रोमोसोम्स का कोई लेना देना नहीं है। ट्विंस में लेना देना होता है स्पर्म और एग का, अंडाणु और शुक्राणु कोशिका का, ठीक है, वो अलग बात है। चलिए, अब बात ये आती है कि इस बच्चे के अंदर लक्षण किसके आएंगे। तो लक्षण कौन लेके आता है? तो लक्षण लेके आता है बच्चा जीन्स। नेक्स्ट लिख दो, जीन। डीएनए, डीएनए के ऊपर हिस्टोन प्रोटीन जुड़े तो आपका क्रोमोसोम बन गया, और क्रोमोसोम के ऊपर इस तरीके से बीड लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसे छोटी छोटी ऐसे ऐसे, इनको बोलते हैं बीड लाइक स्ट्रक्चर को जीन। बीड का समझते हैं, छोटा सा मोती, बिल्कुल छोटा मोती ऐसा, इसको जीन कहा जाता है, इसको जीन कहा जाता है। अमित वर्मा बेटा, मैंने आपका कमेंट देख लिया है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आशुतोष थैंक यू, थैंक यू। आज आप लोग कैसे तारीफ कर रहे हो इतनी सारी, सब लोग आपस में वो मंडली बना के तो नहीं आए कि आज तो मैम की बहुत तारीफ करेंगे। सब लोग एक पता नहीं 5-7 से कमेंट देख लिए, कह रहे मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आपके लिए बैच लिया, लव फ्रॉम राजस्थान। आशुतोष कह रही हैं आप बहुत अच्छा पढ़ाती है, दिल से आपको लाइक मैम। ओ थैंक यू, थैंक यू। सब लोग आज हैं एक साथ आ गए तारीफ करने। चलो सुनो, इन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर इस तरीके की बीड लाइक स्ट्रक्चर आ जाती है, और इन्हीं बीड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम जीन, बीड का छोटा सा मोती, छोटा सा मोती, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम कहते हैं जीन। और इसी जीन को कहा जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक्स। जीन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक्स।
जेनेटिक्स को हिंदी में कहा जाता है आनुवांशिकी। आनुवांशिकी बच्चा एक विज्ञान है। आनुवांशिकी विज्ञान मतलब साइंस की ही एक ब्रांच है, जेनेटिक्स ब्रांच, जिस ब्रांच के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ते हो कि किस तरीके से पिछले लक्षण हम लोगों में आए, कैसे आए, कितने आए, कैसे गायब हो गए सारे, और उसी ब्रांच को हम जेनेटिक्स कहते हैं। और इस जेनेटिक्स की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट का मतलब होता है सबसे छोटी इकाई, एग्जाम में आता है आनुवांशिकी विज्ञान की या आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई किसको माना गया है, तो आप कहोगे जीन। देखो सबसे छोटा जीन, फिर क्रोमोसोम, फिर डीएनए। तो जीन छोटा हो गया तो जीन को हमने क्या बोल दिया, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक्स। और जब आप इस जीन के बारे में डिटेल में स्टडी करते हो ना बच्चा, तब कौन सी ब्रांच बन जाती है, जेनेटिक्स। इसका मतलब मैम जो जेनेटिक्स ब्रांच में पीएचडी करते हैं, जेनेटिक्स ब्रांच से एमएससी करते हैं, कोई ना कोई करता होगा आपके आसपास, वो लोग क्या पढ़ते हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ 3-4 साल अपना जीन के ऊपर ही देते हैं कि किसका जीन कहां से आया, कितने आए, अगली पीढ़ी में कितने गायब हो गए, आया तो कौन सा लक्षण लेके आया, ये सब पढ़ता है। आपने पढ़ा होगा सर ग्रीगर जॉन मेंडल जी, मेंडल जी ने सबसे पहले मटर के पौधे पे, पी पर, मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट किया था और एक्सपेरिमेंट करके पूरे विश्व को बताया कि कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो पिछली पीढ़ी से हमें मिलते हैं, यानी कि हमारे माँ बाप के बहुत सारे लक्षण हम में आए हैं और हमसे हमारे बच्चों में जाएगा। ये बात किसने बताई सबसे पहले, ये बात पूरी विश्व को मेंडल जी ने बताया। इसीलिए हम मेंडल जी को कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। आनुवंशिकी विज्ञान के जनक बोल दिया इनको, पिता मान दिया हमने कि इन्होंने ही जन्म दिया इस ब्रांच को। इस ब्रांच को किसने जन्म दिया है, मेंडल जी ने। याद है ना मटर के पौधे पे ऐसे बनाते थे ना हम लोग स्कूल में, कैसे ऐसे टेबल बनाते थे, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ऐसे बनाया होगा ना आपने। ये जेनेटिक्स ब्रांच ही होती है। मैं भी आपको आगे थोड़ी बहुत पढ़ाऊंगी जेनेटिक्स। ओके चलिए, जीन होते क्या है पता लग गया, जीन के बारे में स्टडी करोगे तो ये पता लग गया। अब ये जीन्स क्रोमोसोम के साथ आए तो ये क्या लेके आते हैं, ये जीन्स लेके आते हैं जेनेटिक कैरेक्टर, ये लेके आते हैं आपके बॉडी में जेनेटिक कैरेक्टर्स। और जेनेटिक कैरेक्टर्स का मतलब होता है आनुवांशिक लक्षण। आनुवांशिक लक्षण का मतलब है बच्चा वो लक्षण जो आप में आपसे नहीं, आपके माता पिता से आए हैं आप में। जैसे क्या क्या, जैसे सुनो, जैसे कलर ऑफ आईज, आपकी आंखों का कलर देखा होगा ना, आपके पापा की आंखों का कलर भूरा है तो आपका भी भूरा आता है। जैसे कलर ऑफ हेयर्स, बालों का कलर, जैसे आपकी हाइट, आपकी लंबाई। आपने देखा होगा किसी किसी घर में सबके लोगों की हाइट अच्छी है, जैसे मेरे मम्मी पापा दोनों की हाइट अच्छी है तो हम सारे भाई बहन की हाइट अच्छी है। कुछ लोगों की हाइट छोटी रह जाती है, पूरी फैमिली की हाइट छोटी है ना? जैसे आपकी आंखों का कलर, जैसे आपके बालों का कलर, जैसे आपकी हाइट, हल्का फुल्का आपकी स्किन का कलर, आपके त्वचा का भी कलर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो आपको पिछली पीढ़ी से मिलते हैं और ये आगे से आगे ट्रांसफर होते जाते हैं, आगे से आगे ट्रांसफर होते जाते हैं। ठीक है, अब सुनो बच्चा, एक जीन एक ही कैरेक्टर लेके आता है। एक जीन इज इक्वल टू 1 कैरेक्टर, यानी कि 1 जीन इज इक्वल टू 1 कैरेक्टर। एक ही जीन एक कैरेक्टर लेके आएगा। ऐसा नहीं है कि एक जीन हाइट वाला भी ले आया। अब कुछ लोगों की तो माँ बाप की हाइट ज्यादा होती है कुछ, और आपकी हाइट कम रह जाती है। इसका मतलब आप में हाइट वाला जीन नहीं आया, पापा से और या मम्मी से आप में नहीं आया। देखना ऐसा भी बहुत बार होता है, पापा के बालों का कलर काला था, आपके भूरे है, नहीं आ पाया भैया वो जीन। जरूरी नहीं है सारे जीन आए, जरूरी नहीं है सारे जीन आए आप में। ठीक है, अब ऐसे अगर सारे जीन आने लग गए तो सोचो, आपके पापा पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, वो आईपीएस ऑफिसर हैं, आप निकल गए 1 नंबर के नल्ले, आपका पढ़ने के नाम पे चींटी काटती है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो सारे लक्षण नहीं आते। ठीक है, एक जीन एक ही कैरेक्टर को ला पाता है। और ऐसा माना गया है, एक प्रोजेक्ट आया था, देखो ये आज तक ये एक ना
इस पॉइंट पे बहुत सारी रिसर्च चल रही है कि हमारे बॉडी में कितने जीन होते हैं। कोई भी यहाँ पे वेरीफाइड रिसर्च अभी तक नहीं है। इसके लिए अलग अलग प्रोजेक्ट आते हैं। ऐसे ही एक प्रोजेक्ट आया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 2003 या 5 में आया होगा, डेट तो आपको नहीं पूछेगा, मुझे भी याद नहीं है। इसने कहा था, लास्ट यही वेरीफाइड है कि ह्यूमन बॉडी में 30,000 जीन है। कितने? 30,000 जीन है, यानी कि 30,000 लक्षण हमें पिछले पीढ़ी से आते हैं, अपने माँ बाप से 30,000 लक्षण आते हैं, ऐसा बोला गया है। लेकिन अभी तक ये पूरा वेरीफाइड नहीं है। आपको एनसीईआरटी में भी ऐसा कुछ नंबर नहीं मिलेगा। बस एनसीईआरटी में भी आपको यही मिलेगी कि 1 जीन 1 कैरेक्टर, यही थ्योरी चलती है। और ये जीन्स सबसे छोटी यूनिट है, इस तरीके से बीड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो क्रोमोसोम्स के ऊपर ही प्रेजेंट होती है। ये हमारे बॉडी में लास्ट पीढ़ी के कुछ कैरेक्टर लेके आते हैं, और इन्हीं जीन को आप पढ़ के, इनकी रिसर्च करके आप पता कर सकते हो कि किस टाइप के जीन आए हैं, किस टाइप के नहीं आए हैं, कौन कौन से जीन अब आने बंद हो गए अगली जनरेशन में, कौन कौन से जो अभी तक आ रहे हैं, ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, हो गया, बात समझ में आ गई। तो हमने अभी तक न्यूक्लियस पढ़ लिया। क्या पढ़ रहे थे हम? न्यूक्लियस पढ़ रहे थे ना, अरे याद तो है ना कि ऐसे सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में डीएनए आरएनए। अब डीएनए के बाद हमें क्रोमोसोम पढ़ना पड़ा, क्योंकि डीएनए क्रोमोसोम बनाने में हेल्प करता है। क्रोमोसोम के ऊपर क्या लगे हुए होते हैं? बीड लाइक स्ट्रक्चर, जीन। तो जीन हमारा खत्म हो गया। तो ये न्यूक्लियस वाला पार्ट, ये सेल का न्यूक्लियस कंप्लीट हो गया है। कहाँ पे है वो? पीपीटी लगाई नहीं क्या मैंने आज? सेल का न्यूक्लियस वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है, जो हमने, जिसको हमने ब्रेन ऑफ सेल बोला था। अब तक तो समझ में आ गया होगा न्यूक्लियस को दिमाग क्यों बोला। देखो ना कितने दिमागी काम कर रहा। ओके, चलो अब लिखो नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला लिख दो नेक्स्ट, सेल ऑर्गेनेलीज। जैसे अगर आपने न्यूक्लियस को 1 नंबर दिया तो इसको 2 दे दो। अगर आपने सेल वॉल को 1 नंबर दिया था तो सेल मेम्ब्रेन 2 और न्यूक्लियस 3, और ये 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, नंबरिंग अपने हिसाब से कर लेना। लिखिएगा, सेल्स के अंदर होता है एक ऐसी जगह जिसके अंदर एनर्जी बनती भी है और स्टोर भी होती है। उसी जगह को हम प्यार से माइटोकॉन्ड्रिया और हिंदी में प्यार से सूत्रकणिकाएं कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया आते हैं वैसे लिखा हुआ, लेकिन थोड़ा और आ जाए हिंदी में तो याद कर लेना। ठीक है, केमिस्ट्री का वीओडी अभी तो नहीं है, मैं एक बनवा दूंगी केमिस्ट्री का वीओडी ना, पुरानी वीडियोस का। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? मैम हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। इसको कोशिका का शक्ति ग्रह है, यानी पावर हाउस, या इसी को हम कहते हैं एनर्जी हाउस, ऊर्जा घर या शक्ति। भाई जिसके पास एनर्जी है उसी के पास तो पावर है ना। ठीक है, ऊर्जा घर या इसको पावर हाउस या शक्ति ग्रह कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है, मैं भी यही सुनती आ रही हूँ। क्यों कहा जाता है अभी 10 मिनट में सब समझ में आ जाएगा। थोड़ी सी पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात कर ले। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था कि सबसे बड़ा न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर। अब न्यूक्लियस के बाद दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया दिखता है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखो, सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेलीज, यानी कि दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा कोशिकांग। सेल का 2 नंबर पे सबसे बड़ा पूछ ले तो क्या करोगे? सबसे बड़ा करोगे आप। कौन सा बच्चा? सबसे बड़ा होता है न्यूक्लियस। और उसके बाद कौन होता है बड़ा? तो लिख दो दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा कोशिकांग। दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा कोशिकांग। सबसे बड़ा दिखा आपको न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद आपको यही दिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया ही दिखेंगे। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा सबसे पहले सेल के अंदर अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इनमें कोई बनता है ना तो सबसे पहले यही बनता है। इसलिए हम कहते हैं फर्स्ट ओरिजिनेटेड सेल ऑर्गेनेलीज। फर्स्ट ओरिजिनेटेड सेल ऑर्गेनेलीज, यानी कि सेल के अंदर सबसे पहले किसका ओरिजिन होता है? ओरिजिन का मतलब उद्भिद। कौन सबसे पहले बनता है? यही बनता है। तो लिखो प्रथम उद्भिद कोशिकांग है। प्रथम उद्भिद कोशिकांग है। दूसरे स्थान पे सबसे बड़ा होगा और सेल के अंदर सबसे पहले यही बनता है। क्यों बनता है?
भाई कुछ भी बनाना है तो एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी बनाने वाली चीज तो पहले बनानी पड़ेगी ना, इसलिए। मैम आप क्लास के पीडीएफ क्यों नहीं शेयर करती? किसने कहा रेशमी कुमारी? मैंने पूरा पीडीएफ आपको फर्स्ट क्लास में ही अपलोड करवा दिया, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। अब ये डेली की पीपीटी क्या दूं? इसकी तो नोट्स खुद से बनाओ, थोड़ी बहुत तो मेहनत खुद भी करो। हो गया? एग्जाम में दोनों क्वेश्चन आते हैं, देखो क्या क्या कि ये फर्स्ट ऑरिजिनेटर सबसे पहले कौन बनता है सेल के अंदर, ये। दूसरे स्थान पे बड़ा कौन है, ये। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो, नेक्स्ट पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है। लिख दो, डीएनए इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, और मैंने आपको बताया था जिसके पास डीएनए वो पावरफुल है, इसका मतलब ये पावरफुल होगा। इसके पास खुद का डीएनए होता है, पता है आपको? ये बात बताई थी ना मैंने कि डीएनए कहां कहां प्रेजेंट होता है। लेकिन इसका जो डीएनए होता है वो सर्क्यूलर होता है। सर्क्यूलर का मतलब गोल होता है। अब याद करो ना, गोल डीएनए किसका था? जब मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ाई थी तो मैंने पढ़ाया था प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए इस तरीके से गोल घुमा हुआ होता है। बताई थी कि नहीं बताई थी बात? बताई थी मैंने, ठीक है। इसके अंदर डीएनए भी होता है, इसका डीएनए गोल होता है। नेक्स्ट, इसमें राइबोसोम भी होता है, इसमें राइबोसोम इज ऑल्सो प्रेजेंट, लिख दीजिएगा, इसमें राइबोसोम भी पाया जाता है। लेकिन राइबोसोम कौन से प्रकार का होता है? इसका राइबोसोम 70S प्रकार का होता है। अब तुम लोगों के लिए क्वेश्चन बन गया, क्या क्वेश्चन? मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए होता है, गोल होता है, बताई थी ना। मैंने कहा था प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम होता है किस प्रकार का? 70S का। तो ये दोनों बात प्रोकैरियोटिक सेल के जैसी की जैसी नहीं है क्या माइटोकॉन्ड्रिया की? इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया की कंपैरिजन किससे करते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल से करते हैं। ये एग्जाम का क्वेश्चन आता है, ठीक है, फिर वहां पे मुंह एकदम ऐसा करके बैठे रहोगे मैम आउट ऑफ सिलेबस आ गया। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है ये। अंकित आर्या अभी पढ़ा लें, बाद में बात करेंगे, ठीक है। हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सेल के किस ऑर्गेनली को आप प्रोकैरियोटिक सेल से कंपेयर कर सकते हो, यानी कि दिखने में दोनों एक जैसी होती हैं। एक प्रोकैरियोटिक सेल और माइटोकॉन्ड्रिया लगभग दिखने में एक जैसी हैं। क्यों? कि दोनों के पास डीएनए है वो गोल है, दोनों के पास राइबोसोम है वो 70S प्रकार का है, इसलिए। नेक्स्ट, जब इसकी बात करते ना बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया की, इसके पास देखो खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है, तो ये लगभग आधे से ज्यादा काम खुद कर लेता है अपने। मैंने बताया जिसके पास खुद का डीएनए वो पावरफुल है भैया, और इसके पास तो एनर्जी भी है ऊपर से, इसलिए ये अपने बहुत सारे काम खुद कर लेता है, लेकिन सारे नहीं कर पाता है। इसलिए हम इसे कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेलीज। इट इज ए सेमी ऑटोनॉमस बॉडी, यानी कि ये अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। अर्ध का मतलब होता है आधा, स्वायत्त का मतलब होता है अपने आप कर लेने वाला काम, कोशिकांग है। ये बहुत सारे काम अपने आप कर लेता है, इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली की उपाधि भी देते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सा सेल ऑर्गेनेली है जो अपने आप को क्या मानता है? अपने आप को सेमी ऑटोनॉमस बॉडी की तरह मानता है। समझ में आ गई मेरी बात? दिखता कैसा है? ऐसा दिखता है माइटोकॉन्ड्रिया। दो मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर, डबल मेम्ब्रेन होता है, ये बात भी पढ़ा चुकी हूं मैं, लिख दो, लिखो इधर आप, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। अरे पढ़ाया था ना कि कौन से सेल के किस ऑर्गेनेली पे कितनी मेम्ब्रेन होती है, तो पढ़ाया था वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया पे डबल मेम्ब्रेन होती है। दो मेम्ब्रेन वाला, दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है ये। जैसे एक ये बना दो, एक और बना दो, ऐसे इस तरीके से एक और बना दो, तो दो मेम्ब्रेन वाली स्ट्रक्चर है ये, इसलिए हम इसे बोलते हैं डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। मैंने बता दिया दूसरे स्थान पे बड़ा है, इसको पावर हाउस बोलेंगे, अभी समझ में आ जाएगा क्यों बोलेंगे। सबसे पहले बनता है सेल के अंदर, इसके पास खुद का डीएनए इस तरीके से गोल घुमा घुमा इसका डीएनए पड़ा रहता है ऐसे। इसके पास खुद का राइबोसोम है ऐसे, जिसको 70S प्रकार का राइबोसोम कहते हैं, इसलिए हम इसकी कंपैरिजन, इसकी तुलना हम प्रोकैरियोटिक सेल से करते हैं। ये अपने काम आधे से ज्यादा कर लेता है, ठीक है।
आधे से ज्यादा काम खुद कर लेता है लेकिन सारे नहीं कर पाता है। अंकित आर्य भाई क्या बोले हैं माँ बाप को। आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगी तो आप कह दोगे लाइव क्लास है, नहीं करूंगी तो आप कह दोगे रिकॉर्ड क्लास है, तो मैं क्या करूंगा, पढ़ा लूं या आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूं। सुनील कुमार जी कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। बताएंगे सुनील जी क्या समझ में नहीं आ रहा है, सुनील जी बताएंगे उनको क्या समझ में नहीं आ रहा है, फिर हम सुनील जी को फिर से समझाएंगे। ठीक है, 2 मेम्ब्रेन लगी हुई है उसके ऊपर। अब इसका काम क्या है, देखो हर एक इंसान के जैसे काम से पहचान होती है ना, वैसे ये जो सब पढ़ोगे ना आप आगे भी, लाइसोसोम राइबोसोम, ये सब अपने काम की वजह से पहचान में आते हैं। नाम में कुछ नहीं रखा, नाम आपका चाहे राम हो सकता है लेकिन आपके काम अगर रावण जैसे होंगे ना तो आपकी पहचान रावण से ही, आपकी तुलना रावण से की जाएगी। ठीक है, ऐसे ही इसके काम से इसकी पहचान है। इसको बोला एनर्जी हाउस, पावर हाउस, कि भाई इसके पास तो पावर है, इसके पास एनर्जी है। तो ये एनर्जी कैसे बनती है, जरा सुनने की कोशिश करना इस चीज को। इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ऐसे देखो, ऐसी स्ट्रक्चर होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऐसे ऐसे, ये देखो, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया के पास भरपूर मात्रा में जगह है, बहुत सारी जगह है। देखो ना, ये जगह, ये जगह, ये जगह, ये जगह, ये जगह, ये जगह, खूब स्पेस पड़ा है। जब इसके बाद इतनी सारी जगह है सेल के अंदर, तो सेल कहती है माइटोकॉन्ड्रिया तुम बनाओ एनर्जी। और एनर्जी कैसे बनती है यहाँ पे, तो सुनो, यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस को पहले मैं लिख रही हूं। यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ग्लूकोज टूटता है किसकी प्रेजेंस से, ऑक्सीजन की प्रेजेंस से, और टूट के कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, और साथ में यहाँ पे एनर्जी बनती है। उस एनर्जी को एटीपी कहा जाता है। और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हिंदी में कहा जाता है। हमारे बॉडी में जो हमारी सेल्स में एनर्जी होती है, उस एनर्जी को नाम एटीपी का दिया जाता है। क्या समझ में आई मेरी बात? मैंने कहा माइटोकॉन्ड्रिया के पास इस तरीके से बहुत सारी जगह पड़ी है खाली, और इस जगह में क्या होता है, इस जगह में ग्लूकोज टूटता है। कौन तोड़ता है, ऑक्सीजन। टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, और साथ में एनर्जी बनती है, और उस एनर्जी को नाम आप एटीपी का देते हो। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे इतनी सारी एटीपी बन रही है, ये देखो बहुत सारी एटीपी यहाँ पे बनी भी, और बन के एटीपी यानी ऊर्जा क्या होती है, स्टोर भी होती है। यहाँ पे एनर्जी का संग्रहण भी होता है। एनर्जी बनी तो है ही, बनने के साथ साथ यहाँ स्टोर भी हो जाती है। अब अगर किसी दिन सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो वो किससे लेगी, वो इसी से तो लेगी, माइटोकॉन्ड्रिया से तो ही। इसीलिए तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोल दिया, एनर्जी हाउस। एनर्जी का मतलब ताकत है इसके पास, पावर है इसके पास, इसलिए हम इसको एनर्जी हाउस या पावर हाउस कहते हैं। शायद आज समझ में आ गया होगा आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी हाउस या पावर हाउस क्यों कहते हैं। क्योंकि मैम यहाँ पे क्या टूटता है, ग्लूकोज टूटता है, और ग्लूकोज के टूटने से क्या बनती है, ये थोड़ा सा मिट गया, वापस लिख दो, C6H12O6। अब प्यारे बच्चों सुनो, इस केमिकल रिएक्शन को कहा जाता है रेस्पिरेशन। लेकिन कैसा रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस से हो रहा है, तो इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, इसको स्टार करो, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। क्या सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सेल के कौन से हिस्से में या सेल के कौन से पार्ट में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट बताओ। साइट का मतलब होता है जगह, सेल में कहाँ होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो आप क्या बताओगे बच्चा, सेल में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ये कहां हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है ना, तो कभी कभी इसको नाम सेल्यूलर रेस्पिरेशन का भी दे देते हैं। कभी कभी इसको क्या कह देते हैं हम,
सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है कोशिकीय श्वसन। बच्चों आपसे पूछा जाएगा क्या कि सेल के कौन से हिस्से में सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, या एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, या एनर्जी बनती है, या एटीपी बनती है, तो आपका आंसर एक ही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। आपका आंसर क्या होगा? एक ही, माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप कहोगे मैम माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में होता है क्या? बिल्कुल होता है, प्लांट में होता है, एनिमल में होता है, एल्गी में होता है, सब में। आप याद करो मैंने पढ़ाया था कौन से टाइप की सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, पढ़ा चुकी हूं, फिर भी बता रही हूं, प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। यूकैरियोटिक सेल होगी उसमें हमेशा माइटोकॉन्ड्रियाज होंगी, बहुत सारी होती हैं ये, ठीक है। अब यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल क्या क्या पढ़ा था हमने? पादप कोशिका, जंतु कोशिका, एल्गी यानी शैवाल की कोशिका, कवक कोशिका। तो इन सब में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इन सब में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और उसका काम क्या है तो दिख गया होगा आपको, ठीक है। और इस एटीपी को कहा जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये हमारी करेंसी है। जैसे इंडिया की करेंसी क्या है बच्चा? इंडिया की करेंसी है रुपीज। अगर आप 1 किलो टमाटर खरीद के लाओगे तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 40 या 50 रुपए। ऐसे ही अगर आप कोई काम करोगे तो अपनी करेंसी खर्च करोगे। अगर मैं काम कर रही हूं तो मैं अपनी करेंसी खर्च कर रही हूँ, मतलब अपनी ऊर्जा खर्च कर रही हूँ, और ऊर्जा मतलब मेरी करेंसी क्या? एटीपी। इसीलिए हमारे शरीर का एनर्जी करेंसी कहते हैं इसे। आप भाग रहे हो, जिम कर रहे हो, दौड़ लगा रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, तो आप अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हो, अपनी करेंसी खर्च कर रहे हो, यानी कि आप अपना एटीपी खर्च कर रहे हो। इसको नाम दिया गया एनर्जी करेंसी ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव के शरीर का ऊर्जा मुद्रा। ये वो मुद्रा है जैसे खर्च करोगे तो काम होगा भैया। और फिजिक्स में पढ़ा है बिना एनर्जी के कोई काम नहीं होता है, बिना बल के, बिना फोर्स के कोई काम ही नहीं होता है। और एनर्जी भी क्या है? एक टाइप का फोर्स ही है ना। अब थोड़ी सी ये तो बात समझ में आ गई, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कैसा होता है, सब समझ में आ गई। अब थोड़े से साइंटिस्टों के नाम याद कर ले। यहाँ पे कहा था ना ये ऐसा चैप्टर जिसमें 50-60 साइंटिस्टों के नाम याद करने पड़ेंगे। इस माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया? इट इज ऑब्जर्व्ड बाय, देख रहे हो आप, ऐसे ही नहीं इनकी डिस्कवरी हो गई, ऑब्जर्व्ड बाय, यानी कि सबसे पहले, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय लिख दो। सबसे पहले किसने देखा? देखा गया, किसके द्वारा देखा गया ये माइटोकॉन्ड्रिया, कि भाई किसी की सेल में ये ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये देखा था कोलिकर जी ने। कोलिकर नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने देखा। किसमें देखा? जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, इंसेक्ट्स का मतलब होता है बच्चा कीट, कीड़ा मकोड़ा। कीड़े मकोड़े के अंदर जो मांस था, मसल थी, उस मसल सेल को निकाला, और उसको निकाल के उसकी सेल में देखा माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले। किसने देखा? कोलिकर ने। कोलिकर के द्वारा सबसे पहले देखा गया, इन्होंने देख के छोड़ दिया कि भैया ऐसा कुछ है। उसके बाद डिस्कवरी किसने की थी? प्रॉपर खोज का क्रेडिट किसको जाता है? किसने खोज की इसकी? इसकी खोज 2 साइंटिस्ट ने। जो एक नाम है वही आप याद रख लो, ऑल्टमैन। ऑल्टमैन नाम है, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम तो आपको इंग्लिश में याद करना पड़ेगा ना, ठीक है। ऑल्टमैन, और साथ में वेदर फ्लेमिंग का भी नाम आता है, लेकिन आप सिर्फ ऑल्टमैन ही ऑप्शन आता है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है ये ऑल्टमैन वाला, ये वाला, ये फेमस क्वेश्चन है बच्चा। इन्होंने डिस्कवरी कर दी। अब आई बात कि नाम क्या रखें। आपके घर में 10 साल बाद आपके घर में कोई लड़की पैदा होगी, 3-4 जनरेशन के बाद, तो सारे लोग कहते हैं, वो कहता है मैं नाम रखूंगा, वो कहता है मैं नाम रखूंगा, ठीक है। ऐसे ही इसके नाम के पीछे भी लड़ाई हुई, और फ्लेमिंग जी ने कहा, ये जो फ्लेमिंग है ना, इन्होंने कहा मैं इसका नाम फिला रखूंगा। फ्लेमिंग ने कहा मैं इसका नाम फिला, FILA, फिला रखूंगा। इनकी नहीं चल पाई। ऑल्टमैन ने कहा मैं इसका नाम बायोप्लास्ट रखूंगा। ऑल्टमैन ने क्या कहा? मैं इसका नाम बायोप्लास्ट रखूंगा। फिर ये जो आपके कोलिकर थे, इन्होंने कहा मैं क्यों पीछे रहूं, मैं इसका नाम सेक्रोजोम रखना चाहता हूं, सेक्रोजोम रखना चाहता हूं। इन किसी की भी नहीं चली। फिर आए एक सेक्रोजोम, फिर आए बेंडा। बेंडा ने कहा तुम सब साइड में हो लो,
इसका नाम रख दो माइटोकॉन्ड्रिया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की और माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसके द्वारा दिया गया, तो ये आपके साइंटिस्ट के नाम, ये लो। आप इतना नहीं याद करो, हाँ कार्ल बेंडा, सी बेंडा, आप इतना याद करो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ओल्टमन ने की, नाम कार्ल बेंडा के द्वारा दिया गया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया। ठीक है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया इसी के साथ खत्म। तो आज हमने क्रोमोसोम, जीन, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लिया। कल हम पढ़ लेंगे लाइसोसोम, राइबोसोम। लाइसोसोम, राइबोसोम शायद 2 पढ़ लें या तीसरा भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पढ़ने की कोशिश तो करेंगे अगर पढ़ पाएंगे तो। ठीक है बच्चों, जल्दी इस चैप्टर को फिनिश करते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। आशुतोष जी कह रहे हैं आपके YouTube चैनल का नाम क्या है? मेरे YouTube चैनल का नाम है फ्यूचर कुल कोचिंग, फ्यूचर कुल कोचिंग इस नाम से बच्चा। आज भी मैंने एक वीडियो डाला है, बहुत आप सुन रहे होंगे कि कोविड की वैक्सीन जिन लोगों ने लगवाई है उनको हार्ट अटैक ज्यादा आ रहे हैं, तो उसी पे मैंने एक वीडियो बना के डाला है। ठीक है, ओके, तो मिलेंगे आपसे कल। आज तो जल्दी छोड़ दी मैंने क्लास।